नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज पुनः हम लोग पूर्व प्राथमिक विद्यालय की जो भौतिक आधारभूत संरचना होती है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी उसके संदर्भ में कुछ चर्चा हुई थी, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय जहाँ स्थापित हो तो वो स्थान कैसा हो, उसके आसपास क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनके सुरक्षा के जो मानक हैं उनको किस तरीके से हमें ध्यान देना है, और जो उनका खेल में हमने बाह्य क्षेत्र की बात की थी, उनका जो आंतरिक क्षेत्र है इसके बारे में बात किया था हम लोगों ने। और उसके बाद मैंने ये कहा था कि जो अन्य गतिविधि क्षेत्र हैं उस पे हम लोग अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो आज पुनः उसी शीर्षक के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ अन्य जो गतिविधि क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं पूर्व प्राथमिक विद्यालय से संबंधित या जो छोटे बच्चे हैं उनसे संबंधित। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्लाइड आप लोगों के सामने है, आप देख भी रहे हैं, इसमें सबसे पहला ये पुस्तक क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक, तो जब भी कोई पूर्व प्राथमिक विद्यालय है या जब भी हम विद्यालय की कल्पना करते हैं अपने मन में, तो वहाँ पे निश्चित रूप से एक पुस्तकालय की भी हम कल्पना कर रहे होते हैं कि अगर विद्यालय है तो उसके अंदर कहीं न कहीं एक पुस्तकालय होगा। तो हम यहाँ पे यही चर्चा कर रहे हैं कि उनके गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत एक पुस्तक क्षेत्र भी होना चाहिए। ठीक है, और ये जो पुस्तक क्षेत्र हो, ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके आयु के अनुरूप, जैसी उनकी आयु हो उसी के अनुरूप वहाँ पे पुस्तकालय या उसमें जो उनसे संबंधित पुस्तकें हैं वो होनी चाहिए। अब जैसे पुस्तकों में क्या होनी चाहिए, एक तो जो पुस्तकें आती हैं जिनमें चित्र छपे होते हैं उन पुस्तकों को रखा जा सकता है, या जो कहानी की पुस्तकें होती हैं उनको वहाँ पे सम्मिलित किया जा सकता है, या स्थानीय जो लोक कथाएं होती हैं, क्योंकि जो हमारा समाज है और समाज के अनुरूप बहुत सारी स्थानीय लोक कथाएं प्रचलन में होती हैं, तो उनसे संबंधित जो लोक कथाएं हैं उन पे आधारित जो कहानियां हैं वो होनी चाहिए। और साथ ही जिन विषयों की हम अपने पूर्व प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्था किए हुए हैं उन विषयों से संबंधित भी पुस्तकें वहाँ पे होनी चाहिए। और चूँकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी रुचि कॉमिक्स, जैसा कि हम लोग भी जब छोटे थे तो कॉमिक्स ज़्यादा पढ़ते थे, तो कुछ कॉमिक्स की बुक जिसमें ज्ञानवर्धक जानकारी हो, जो जानकारी देने वाली हो, जो उनके ज्ञान का वर्धन करे, इस तरीके के कॉमिक्स वहाँ पे रखे जाने चाहिए। और साथ ही स्लेट रखा जाना चाहिए, पेंसिल, चाक, ये सब सारी चीज़ें एक पुस्तक क्षेत्र के अंतर्गत आनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट है कि उनके गतिविधि क्षेत्र का मतलब है कि वो कौन कौन सी क्रिया करेंगे और उस क्रिया को करने में कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पे सहायक होंगी, तो इनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें जो दूसरा क्या है, गुड़िया या नाटकीय प्रस्तुति क्षेत्र। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम भी अगर छोटे थे और थोड़ा सा हम अपने जब हम बच्चे थे उस समय की चीज़ों को अगर हम याद करें तो निश्चित रूप से आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ज़रूर कुछ न कुछ गुड्डा गुड़िया का खेल उस समय होता था।
और कुछ नाटक हम लोग करते थे आपस में, गुड्डा गुड़िया बना के कुछ, ठीक है, आप लोगों को भी ध्यान में आ रहा होगा इस तरीके की चीज़ें। तो इसमें क्या होगा कि इस क्षेत्र में क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की गुड़िया, ठीक है, वो यहाँ पे रखी जाएंगी, और जो गुड़िया होगा तो उसी गुड़िया के आकार का फर्नीचर होगा और उसका कपड़ा होगा। जैसा कि आप लोग को भी ध्यान आ रहा होगा, जब आप बच्चे रहे होंगे, छोटे रहे होंगे और कभी इस तरीके से किया होगा, तो निश्चित रूप से एक गुड़िया होता होगा, उसके कुछ ड्रेस होते होंगे जिनको आप पहनाते होंगे उसको, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे रहनी चाहिए, और उनका एक फर्नीचर हो, कपड़ा हो, और जो गुड़िया है उनके खाना बनाने का बर्तन हो, जैसे प्लेट, चम्मच, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, और कुछ नकली भोजन जैसे मिट्टी की बनी सब्जियां या फल, ठीक, और पहनने के कपड़े, स्कार्फ, दुपट्टा, ये सब सारी चीज़ें एक गुड़िया से, जो गुड़िया है उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो बच्चा क्या होगा कि उससे जुड़ेगा और उससे संबंधित क्रिया वो करेगा। अब जैसे कंघी है, दर्पण है, ठीक है, चलने की छड़ी, पुराना चश्मा, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे उस गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें अगर आगे बढ़ें तो देखते हैं खोजबीन क्षेत्र। हम सभी लोग जानते हैं कि एक जो छोटा बच्चा होता है चंचल होता है, बहुत जिज्ञासु होता है, क्योंकि जो हमारे समाज का वो जो दर्शन करता है या फिर जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो सारी चीज़ें उसके लिए नई होती हैं। जब पहली बार वो बारिश को देख रहा होता है, पहली बार जब वो बादल को देख रहा होता है, पहली बार जब वो चिड़ियों की आवाज़ सुनता है, जानवरों की आवाज़ सुनता है, अपने आसपास के लोगों को देखता है, ठीक है, तो उसकी जिज्ञासा, उसकी चंचलता और बढ़ती है। वो जानने का प्रयास करता है कि ये सब आखिर है क्या, ये आसपास हो क्या रहा है, तो उनकी जिज्ञासा होती है। तो हमें क्या करना है कि उनके लिए एक खोजबीन का क्षेत्र बना के रखना है, जिसमें वो जिससे जुड़े वो और अपनी जिज्ञासा को शांत करें। अब इसमें जब कोई बच्चा विद्यालय आता है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की जो बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें उस खोजबीन क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं, जिससे वो अपनी जिज्ञासा को शांत करे और खोजबीन करें, चीज़ों को खोजे, जाने, समझे, खुद से अनुभव करे, ठीक है। तो इसमें जो आवर्धक लेंस होता है, कुछ जो आसपास जो पौधे होते हैं, बीज होते हैं, कुछ छोटी मोटी लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, या फिर जो तराजू होता है उसको, उसका जो बटखरा होता है, वाट जिसको कहते हैं, और नापने का जो टेप होता है, ठीक है, या अन्य स्थानीय रूप से जो भी सामग्री उपलब्ध हो सकती है वो वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, जिससे वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ें और कार्य करें, ठीक है। अब थोड़ा सा खोजबीन क्षेत्र के अंतर्गत एक बात ध्यान दिलाता हूँ आपको कि आपको याद होगा कि जब बचपन में छोटे थे या स्कूल जाने की जब भी अवस्था हुई, मतलब प्राइमरी से पहले भी जब बच्चा छोटा होता था तो उसको स्कूल भेजा जाता था, लेकिन उस समय औपचारिक रूप से उसको कक्षा में नहीं प्रवेश दिया जाता था, लेकिन वो विद्यालय से जुड़ा रहता था, आता जाता था अपने बड़े भाई बहनों के साथ, ठीक। तो उस समय उसकी क्या स्थिति रहती थी, उसकी मनोदशा, उसका बाल मन क्या करता था। विद्यालय जाता था तो कुछ जैसे महसूस करिए कि एक छोटा बच्चा है, वो विद्यालय पहुंचा, उसके लिए सारी चीज़ें नहीं है। अब वो विद्यालय जाएगा तो क्या करेगा, मान लीजिए कोई बड़ा सा पेड़ है, उसकी पत्तियां गिरी हुई हैं, तो पत्तियों को उठाएगा या कोई लकड़ी तोड़ेगा, ठीक है, मतलब कुछ न कुछ वो खोजबीन वाली चीज़ें करता रहेगा। या फिर हम जब घर की बात करते हैं तो घर में आप देखिए कि जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे दीपावली के अवसर पे देखिए कि हम ही लोगों ने बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जो उसके दिए होते हैं उनसे हमने तराजू बनाया होगा, उससे हमने
कुछ पत्थर को यूज करके बटखरा या बाट बनाया होगा और उसको अपने खोजबीन के क्षेत्र में शामिल करते हुए अपनी जिज्ञासा को हम लोग उस समय शांत करते रहे होंगे। लेकिन हमको वास्तव में नहीं पता था कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन चूँकि हर एक बच्चे की वो प्राथमिक आवश्यकता होती है, वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करेगा, जैसा कि हम लोगों ने भी किया होगा। लेकिन उस समय कोई विद्यालय इस तरीके से नहीं था जो इन चीज़ों को सिखाए हमको कि नहीं, ये जो दीपावली के दिए बचे हुए हैं इनको इनसे हमें तराजू बनाना है या फिर इनमें किसी चीज़ का नाप कर वो वज़न करना है। ये सब सारी चीज़ें हम उस समय स्वतः करते थे। तो जो इस समय की पूर्व प्राथमिक विद्यालय की जो परिकल्पना हम देख रहे हैं, इसमें तो ये है कि जो बच्चा पहले करता था, जैसा कि हम लोगों ने जो कुछ किया अपने बचपन में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो छूट गईं, हम लोगों ने नहीं किया। तो हमें जो हम अपना गतिविधि क्षेत्र बना रहे हैं उन चीज़ों को भी यहाँ पे शामिल करना अति आवश्यक है जो हमसे हमारे बचपन में छूट गई। तो जो आने वाले बच्चे हैं कम से कम उन गतिविधियों में संलग्न होकर कार्य को करें और अपना जो शारीरिक मानसिक विकास है वो उनका उचित रूप से हो सके। ठीक है, तो खोजबीन क्षेत्र के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं ब्लॉक निर्माण क्षेत्र। ब्लॉक निर्माण, जैसा कि आप जानते हैं, ब्लॉक एक गुटके का होता है। गुटका आप देखते होंगे जो चौकोर होता होगा, चायताकार, जैसे भी उसमें या तो वो लकड़ी का हो अथवा फोम का भी ब्लॉक आप रख सकते हैं और ऐसे ब्लॉक रख सकते हैं जो आपस में जुड़ते हों। जैसे कोई किसी अक्षर को उनको पहचानना ही है तो अक्षर के 2 पार्ट 3 पार्ट में ब्लॉक में बांट दिए और फिर उनको दे दिए, तो वो धीरे धीरे क्या होगा कि सीखेंगे, उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे और बहुत सारी गलतियां करते हुए फिर सीखेंगे। तो ये हो गया, एक ब्लॉक निर्माण क्षेत्र भी विद्यालय में होना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से चीज़ों को जान सकें या सीख सकें। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक है हस्त कौशल युक्त क्षेत्र। अब हस्त कौशल में मतलब हाथ से उपयोग में आने वाली सामग्री। अब जैसे मिलान कार्ड हो गया, ठीक है, कोई क्रमबद्ध आकृति हो गई, ठीक है, जैसे छांटने के लिए कोई सामग्री हम रख लिए, कोई धागा रख लिए, मनका रख लिए, ठीक है, छोटे खिलौने रख लिए जैसे कार है, ट्रक है, किसी जानवर के छोटे खिलौने हैं वो रख लिए, या फिर जो पर्यावरण से हमें जो वस्तुएं मिलें जैसे पत्तियां हैं, पत्थर हैं, कंकड़ हैं, तिनके हैं, फूल हैं, ये सब सारी चीज़ें हस्त कौशल युक्त क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी और इन सब चीज़ों का वहाँ पे प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो आगे है कला क्षेत्र। तो कला क्षेत्र के अंतर्गत क्या होगा कि अब उनमें छोटे बच्चे कुछ न कुछ कलाकारी करेंगे, तो उसमें हम उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के कागज़ उनके सामने रखने होंगे या वहाँ पे उपलब्ध रहना चाहिए पहले से। और कागज़ों में लाइन वाले कागज़ भी हो सकते हैं, बिना लाइन वाले भी, सादे कागज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, पेंसिल की व्यवस्था की जा सकती है और जो मार्कर होते हैं मिटाए जा सकने वाले, उनकी व्यवस्था वहाँ पे करनी चाहिए। रंगीन चाक है, कपड़े के टुकड़े हैं, टेप हैं, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि संगीत और गति क्षेत्र। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें को वहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे संगीत क्षेत्र में, जैसे अपने विद्यालय में आप लोगों ने देखा होगा कि संगीत से जुड़े हुए कुछ सामग्री हमको दिखाई देते हैं जब छोटे बच्चों की प्रार्थना आप लोग सुबह में कराते हैं या जब भी शिशु गीत होता है तो उसमें घंटियाँ हैं, ठीक है, वाद्य यंत्र हैं। तो अब छोटे बच्चे के हिसाब से जैसे झुनझुने हैं, ढपली है, बांसुरी है, ठीक है, अथवा विभिन्न प्रकार के धातुओं के बर्तन या स्थानीय वाद्य यंत्र, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपके पास
वहाँ पे उपलब्ध रहनी चाहिए, जिससे उनकी क्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे। ठीक है। और इसी के साथ जो संगीत उपकरण और गाने हैं, चाहे कविता हैं, और जो शिशु गीतों के विविध DVD हैं, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक, जैसा कि हम लोग अपने विद्यालय में देखते भी हैं, और आप लोग जब प्रार्थना कराते हैं तो वहाँ पे सारी वस्तुएं आपको नज़र आती होंगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। एक मिनट। अब इसमें दूसरा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय है, तो चूँकि आज हम सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान का युग है, तो हम किस तरीके से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो भी वस्तुएं आती हैं, जो भी तकनीकें आती हैं, उनको कैसे हम पूर्व प्राथमिक विद्यालय से जोड़ें या उन बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे उनके सीखने और हमारे सिखाने की क्रिया में किसी प्रकार की बाधा ना हो। तो ICT का उपयोग, जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा है, पूर्व प्राथमिक कक्षा के बच्चों के अनुभव को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। ये इसमें ये बात की जा रही है। ठीक है। तो जब हम ICT की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? इसके अंतर्गत हम टेलीविज़न को शामिल कर सकते हैं, जो हमारे संगीत के जितने उपकरण हैं, जो भी हमको दिखाई पड़ता है, ठीक, वो शामिल हो जाएंगे। LCD शामिल हो जाएगा, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर हैं, और जो स्मार्ट बोर्ड आजकल आ रहे हैं वो हैं, डिजिटल कैमरा हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम उपयोग अपने पूर्व प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत कर सकते हैं, जिससे जो छोटे बच्चे हैं उनकी जिज्ञासा बरकरार रहे और उसमें वृद्धि हो। ठीक है। अब जैसे कोई कहानी हमको बच्चों को सुनाना है, एक लोमड़ी या कौवे की कहानी सुनाना है, तो एक तो हम उनको सुना रहे हैं, ठीक है, सुना रहे हैं, बच्चे सुन भी रहे हैं ध्यान से, लेकिन अगर उसी को हम पर्दे पे उस कहानी को चला दें एक बार, ठीक, और उसके बाद फिर हम बच्चों को उसी कहानी के बारे में बताएं या उससे क्या सीख मिलती है इसके बारे में उनको बताएं, तो शायद उनकी जो सीखने की क्षमता है, जब चीज़ों को, अभी क्या होगा, जब हम कहानी को अपने से सुना रहे हैं तो मात्र उनका जो श्रवण की जो इंद्रिय है वही एक्टिव हो रही है। ठीक है, मतलब कायदे से। लेकिन जब हम पर्दे पे दिखा भी रहे हैं और उनको सुना भी रहे हैं, तो दोनों जो हमारी दृश्य इंद्रिय है और जो श्रवण इंद्रिय है, ये दोनों एक्टिव हैं, और उसके साथ साथ अन्य इंद्रियां भी वहाँ पे एक्टिव रहेंगी। तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा कि चीज़ों को दिखा के हम फिर उसके बारे में बताएं। ठीक है, चाहे वो कोई संगीत हो, चाहे कोई नृत्य अनुभव हो, ठीक है, कोई डांस ही है, अगर बच्चे को सिखाना है तो पहले हमने दिखा दिया, फिर उसको करके बता रहे हैं, तो और जो शिक्षा है वही है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को हमें यहाँ पे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वहाँ पे यूज करना है। और यहाँ पे शिक्षकों के लिए भी जो उपलब्ध ई संसाधन है, जैसे इंटरेक्टिव वेबसाइट्स हैं, या जो शैक्षिक ऐप्स हैं, या फिर शैक्षिक वीडियो हैं, या फिर डिजिटल कहानी, या फिर ई पुस्तक, तो यहाँ पे शिक्षक भी इन सब सारी चीज़ों का उपयोग कर सकता है उन छोटे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए यहाँ पे उपयोग कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षक बहुत सारे ऑनलाइन संगठनों से भी जुड़ सकता है। ठीक, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला स्लाइड आप देख रहे हैं कि एक अगर पूर्व प्राथमिक विद्यालय है तो उसमें जो भी स्टाफ काम कर रहा हो, तो उनके लिए वहाँ पे क्या सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो विद्यालय के अंतर्गत जो स्टाफ हैं उसकी कुछ जैसे व्यक्तिगत चीज़ें हैं, जैसे शिक्षक डायरी है, और बच्चों की जो एक्टिविटी है उनको जो वो एक अलग डायरी में रिकॉर्ड कर रहा है, वो सब सारी चीज़ है। तो उनको रखने के लिए एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए, जो भी स्टाफ है वहाँ का। ठीक है, और एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो उन बच्चों से संबंधित
और अपने विद्यालय से संबंधित जो गतिविधि हैं उनकी जो प्लानिंग करनी है कि कैसे हम किसी योजना को बनाएं और उसको संपादित करें अथवा क्रियान्वित करें, उन पर चर्चा करने के लिए अथवा किसी प्रकार का जो प्रशासनिक कार्य है उसको करने के लिए जो एक स्थान होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। और साथ में ही जो बच्चे हमारे पूर्व प्राथमिक विद्यालय में आ रहे हैं तो उनके जो अभिभावक हैं वो भी अगर आएँ तो उनके बैठने के लिए एक उचित स्थान अथवा कमरा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और जो भी कमरा हो उसमें जैसा कि एक कक्षा के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वहीं एक स्टाफ के लिए भी होनी चाहिए, जैसे मेज़, कुर्सी, बेंच, छोटी अलमारी या बड़ी अलमारी, ठीक है। और साथ ही जो स्टाफ है उनके लिए शौचालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों के लिए भी होना चाहिए अलग से, ठीक। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब पूर्व प्राथमिक अगर विद्यालय है हमारा, चूँकि हम चर्चा कर रहे हैं भौतिक आधारभूत संरचना, तो इसके अंतर्गत ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब अगर हम पीने के पानी की व्यवस्था बात करें तो भाई प्रत्येक विद्यालय में ऐसा होना चाहिए ना कि स्वच्छ पानी मिले, हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए। अगर पानी ही नहीं है पीने का तो फिर विद्यालय कैसे चलेगा? तो ये सबसे ज़रूरी आवश्यकता है कि स्वच्छ पीने का पानी हो, ठीक है। और जो उपकरण उपयोग में लाए जा रहे हैं पानी को स्वच्छ करने के लिए, इनकी नियमित रूप से साफ़ सफाई और रख रखाव अच्छे से होना चाहिए, ठीक। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे मेन बात कि विद्यालय है तो पानी की व्यवस्था है, स्टाफ के लिए कमरों की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, अलमारियां हैं और शौचालय की भी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों के अनुकूल शौचालय होने चाहिए और जो स्टाफ हैं वो उनके अनुकूल होने चाहिए। तो शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे अलग अलग होनी चाहिए। और जैसे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं अथवा कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चे हैं तो उनके लिए भी अलग अलग शौचालय की यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। और शौचालय सुरक्षित हो और उनका रख रखाव या उसमें जो जल का प्रबंध है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। और शौचालय की नियमित सफाई हो, ये सब सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। एक यहाँ पे बिंदु छूट रहा है मुझको लग रहा है, इसमें एक मैं जोड़ देता हूँ अलग से अपने से। यहाँ पे सोने अथवा विश्राम की व्यवस्था पूर्व प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत ये भी होना चाहिए कि जो छोटे बच्चे आ रहे हैं और अगर विद्यालय के अनुरूप उनका जो आने और जाने का जो टाइमिंग है वो 4 घंटे से अगर अधिक है, ठीक है, 4 घंटे से अगर अधिक है तो चूँकि बच्चे छोटे होते हैं तो पता नहीं घर में नींद पूरा हुआ नहीं हुआ, और पूरा भी हुआ है तो भी जब वो 4 घंटे से ज़्यादा की चीज़ें जब करते हैं, अगर उससे अधिक का विद्यालय है तो फिर उनके झपकी लेने या विश्राम की ये व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे बैठे बैठे कक्षा में ही सोने लगते हैं तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे वो थोड़ा बहुत अपनी क्रिया, चूँकि बच्चे चंचल होते हैं तो हमेशा वो दौड़ते कूदते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि उनकी ऊर्जा ज़्यादा खपत होती है। तो जब ऊर्जा वो अपनी सारी खपत कर लेंगे तो कुछ समय के लिए उनको निश्चित रूप से आराम चाहिए। और जब आराम चाहिए तो इसके लिए हमारे विद्यालय में या पूर्व प्राथमिक विद्यालय में एक विश्राम की व्यवस्था निश्चित रूप से होना चाहिए और साथ में वहाँ पे साफ गद्दे चादर की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो थोड़ा सा आराम कर लें और पुनः अपनी क्रिया में फिर से संलग्न हो, ठीक। तो ये पॉइंट भी हम लोगों को क्लियर ही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंतर्गत। इसमें आगे है परिवहन की सुविधा, ठीक है। तो अब बच्चे आएंगे और जाएंगे कैसे,
एक तो होता है कि चलिए अभिभावक अपना कुछ प्रबंध कर दिए हैं अपने बच्चों को ले आने का, या कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यालय स्तर पे परिवहन की व्यवस्था की जाती है जो बच्चों को ले आती है और ले जाती है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके परिवहन की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो, चाहे ये राज्य स्तर पे चीज़ें निर्धारित हों, चाहे विद्यालय स्तर पे, चाहे अभिभावक की तरफ से, लेकिन निश्चित रूप से ये चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चा बिना किसी दिक्कत के विद्यालय तक आए और बिना किसी परेशानी के अपने घर वापस लौटे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भंडारण स्थान की। अब चूँकि पूर्व प्राथमिक विद्यालय है, इतने सारे खेल के उपकरण हैं, इतने सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण हैं, ठीक है, और विद्यालय से जुड़ी हुई अन्य जो सामग्रियां हैं, ठीक, जैसे कागज़ है, स्केच पेन है, चार्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री हैं, और भी जितनी वस्तुएं हैं, चाहे वो शिक्षक हों चाहे बच्चों हों, दोनों के लिए, तो उनके यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ भंडारण स्थान में दोनों के, चाहे वो शिक्षक हो, एक मिनट बस, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाहे वो शिक्षक हो या बच्चे, मतलब दोनों के जितने भी सामान हैं उनको सुरक्षित रूप से रखने के लिए यहाँ पे एक उचित स्थान रहना चाहिए कि सारी सामग्री ठीक से और सुरक्षित रहे। ठीक है, अब अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो इन सब चीज़ों के अलावा पूर्व प्राथमिक विद्यालय का जो परिवेश हो वो क्या हो, बाधा रहित हो, मतलब किसी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न हो उसमें। जैसे बच्चों का आवागमन सहज रूप से हो सके। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, जो आवागमन है बच्चों का वो सहज रूप से हो सके, उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक, और जो उनके गतिविधि क्षेत्र हैं उनसे संबंधित जो खेल उपकरण हैं, सामग्री हैं, फर्नीचर सुविधाएं हैं, वो आसानी से उनकी पहुंच में हो और जिसका वो आसानी से उपयोग कर सकें। तो बाधा रहित परिवेश का अर्थ है कि वो जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया को करने में किसी प्रकार की उनको बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। ये हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो लगभग ये इस शीर्षक के अंतर्गत जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं समझ में आ गई होंगी, और जहाँ कहीं भी समस्या हो तो निश्चित रूप से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।